हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में लाइक और शेयर कर देना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अलग से वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं सबके कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाय द वे, चैनल न्यू है तो अभी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। होप आगे जाके आएगा जब लोग इसको देखेंगे और उनको ये यूज़फुल लगेगा उनके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, लोगों को ना हमेशा ये रहता है कि उनको गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के बारे में कि इनको याद नहीं रहते हैं कि कितने आए लाइन वाइज, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कई कई बार स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ऐसे चीज़ों को। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आज मैं प्रॉपर एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वॉइस रॉय के बारे में डिटेल में हर चीज़ लेके आई हूँ। मुझे बहुत टाइम लगी है पीपीटी बनाने में, और ट्रस्ट मी, इससे बाहर मैं कह सकती हूँ कि वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल से अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर तो किसी भी हाल में नहीं जाने वाला है। क्योंकि मैंने एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के गूगल से, अलग अलग वेबसाइट से निकाल निकाल के इसमें डाली हैं। ठीक है, तो कौन से आते हैं? तो हम अगर बात करें गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि कब कैसे बने थे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग यूनिट। जो हमने पढ़ा, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया में स्टार्टिंग में जब आई थी वो सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आई थी, काम करने के पर्पज से आई थी, प्रॉफिट लेने के पर्पज से आई थी। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिसीव किया एक रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, 31 दिसंबर 1600। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके अपने नोटबुक में लिख लेना इसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहली बार रॉयल चार्टर इंडिया में ट्रेड करने के लिए कब मिला गया था? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। 31 दिसंबर 1600 को ये साइन हुआ था। ये आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। विद इन अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही, ऑफ नियरली 3 सेंचुरीज, द ब्रिटिश टर्न्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग पावर। तो कुछ टाइम में ही क्या हुआ, ब्रिटिश जो है टर्न कर देती है अपने आप को ट्रेडिंग पावर में, टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ट्रेडिंग में जो हम ट्रेड करते हैं अपना, आप लोग पता होगा ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी कंट्री के लिए, रिवेन्यू का सोर्स होता है हमारा। तो उस टाइम पे इंग्लैंड जो है या ब्रिटेन आप बोल सकते हो, कंट्री का सबसे पावरफुल कंट्री, वर्ल्ड का पूरा सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था। इवन आफ्टर बीइंग अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, यहाँ कहने का मतलब है कि ब्रिटेन बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत छोटी कंट्री है। अगर हम इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना इनके हिसाब से देखें तो ब्रिटेन वॉज एबल टू स्टैब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। तो ब्रिटेन जो है ये एबल था स्टैब्लिश करने के लिए लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड में। एंड द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर कैन बी डिपिक्टेड बाय द फ्रेज दैट द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट। तो इसके बारे में कहावत कहने लगे लोग कि ये ऐसी एम्पायर है जो कभी, विच द सन नेवर सेट्स, जहाँ पर जो है सन कभी डूबता नहीं है। ये ब्रिटेन के बारे में ऐसा बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन वॉज एबल टू अचीव दिस ट्रिमेंडस फीट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन इट्स कॉलोनीज। तो इनका बोलने का मतलब है कि ब्रिटेन्स जो थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान थे। वो एबल थे अचीव करने के लिए अपनी थिंकिंग को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इनकी ब्यूरोक्रेसी यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो इनका थॉट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। इनको वो सारी नीतियाँ पता थी, किस तरीके से हमें किसी भी जगह को कैसे अपने अंडर लेना है, लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, ये ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से आता था। इन इंडिया में क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स जो है ये एबल थे, यानी कि इनका जो स्टैब्लिश करना अपना कंट्रोल इंडिया में, वो काम हुआ किसके थ्रू इन्होंने स्टैब्लिश किया? गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय की पोजीशंस इंडिया में बनाकर इन्होंने इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये हम सुनते आ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1833 का चार्टर एक्ट से। तब तक हमने देखा है कि हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। अगेन नोट कर लो, एग्जाम में आएगा, आता है कि 1773 से, यानी 1773 से लेके 1833 के चार्टर तक जो एक पौधा था वॉइस रॉय का या गवर्नर जनरल का, वो हमेशा से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के रहा है। अगर 1813 देखे आपको कंफ्यूजन कर दिया तो आप ध्यान रखना कि 1833 तक था गवर्नर जनरल। इसके बाद चेंज होगा व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ये कंट्रोल करते थे बंगाल को थ्रू अ पोस्ट नेम्ड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए, हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉपर तरीके से जो है
फाइट करके बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी सबसे पहले किसको कंट्रोल में लिया था, बंगाल को लिया था। तो उस वक्त जब बंगाल है इनके अंडर में आ गया तो इन्होंने सबसे पहला ओहदा बंगाल में ही बनाया, अपनी एक पोजीशन बनाई जिसको इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल नाम दिया। ये 1773 से पहले की बात है, क्लियर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे, अभी हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1773 से पहले की बात है। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, नोट कर लो इसको। अदर प्रेसिडेंसीज की अगर हम बात करें, जो बॉम्बे, मद्रास और जो बाकी थे, इनके अपने खुद के गवर्नर हुआ करते थे। हाउ एवर आफ्टर द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, जो ये पोस्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल का, इसको कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो एक और लाइन लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब कन्वर्ट किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर किया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हास्टिंग। यहाँ हमने पढ़ा कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है पहले, वो है वॉरेन हास्टिंग। आपके दो क्वेश्चन ये क्लियर यहाँ से बन रहे हैं। थ्रू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर्कड अंडर द, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर एक और क्या एक्ट में डाला इन्होंने कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसके अंडर, यानी कि वॉरेन हास्टिंग के अंडर जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास होगा वो इनके अंडर काम करेंगे। किसके अंडर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ये भी एक पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, कब आते हैं, 1833 के चार्टर से लेके 1858 तक, यानी कहने का मतलब है जो 1857 की क्रांति होती है तब तक ही रहता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि 1773 से 1833 तक क्या चलता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1833 से आपका 1858 तक चलता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कन्वर्ट कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया ये, इस पीरियड में ध्यान रखना है। बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द पोस्ट नेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगेन कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कब कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, देखिए पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, वॉरेन हास्टिंग। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक। पॉइंट वाइज लिखते जाइए, फर्स्ट का तो आप अलग से ही एक नोट बना लेना, ठीक है। दिस पोस्ट वॉज मेनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। अब ये पोस्ट जो बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए बनाई गई। एंड रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट करेंगे टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। डन। फिर आते हैं हमारे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, जो 1857 की क्रांति के बाद चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आता है हमारा ब्रिटिश क्राउन, यानी कि क्राउन रूल जिसे हम बोलते हैं। ब्रिटिशर्स के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो महत्व था वो एंड हो जाता है। तो वॉइस रॉय हम कब बनाते हैं, 1857 की क्रांति के बाद 1858 से हमारे इंडिपेंडेंस तक 1947 तक, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द कंपनी रूल वॉज अबॉलिश्ड। कंपनी रूल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूलिंग थी वो अबॉलिश हो जाती है। एंड इंडिया केम अंडर टू डायरेक्ट कंट्रोल, किसके अंडर आती है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, जस्ट आफ्टर दी जो हम बैटल होती है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम जिसे बोलते हैं 1857 का, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जो कि पास होता है और चेंजेस लेके आता है। द नेम ऑफ पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करता है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया में। डन, क्लियर हो गया कि किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज होकर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, उसके अंदर, ठीक है। द वॉइसरॉय वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये वॉइसरॉय जो है ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रही है। द फर्स्ट वॉइसरॉय, अगेन नोट कर लीजिए कि पहला वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। डन। चलिए, जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सबके नाम बताएंगे कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो आपके प्रॉफिट के लिए, मेरा तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की हम बात करेंगे अब। तो अब हम चलेंगे, ठीक है, लाइन वाइज हम हर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, वापस से हम स्टार्टिंग पे जा रहे हैं, क्रिएट करता है ऑफिस विद द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम हम किसे बोलते हैं, बंगाल के बारे में,
ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसको फोर्ट विलियम भी बोलते हैं और बंगाल भी बोलते हैं, कलकत्ता भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इनको अपॉइंट किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड हुआ करते थे। डन, क्लियर हो गया। देखिए 1858 यानी 1858 के बाद जो है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कन्वर्ट हुआ था, तो उसको डायरेक्ट ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे, लेकिन उससे पहले जितने भी गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए हैं, उन्हें किसने अपॉइंट किया है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन्हें अपॉइंट करते थे। बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने बहुत बार बता दिया है। जो फर्स्ट एवर हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ, क्या बोलेंगे हम, बंगाल या कलकत्ता। ठीक है, तो वॉरेन हास्टिंग आए थे पहले गवर्नर जनरल हमारे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बंगाल के, जिनका टाइम पीरियड था 1773 से 1785 का। क्लियर हो गया, टाइम पीरियड आपको ध्यान देना है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था इनके टाइम पे 1773, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस गवर्नर जनरल के अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ था, तो वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम है वॉरेन हास्टिंग। सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल थे ये। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम वॉज स्टैब्लिश। देखिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था फोर्ट विलियम में, आपको ध्यान रखना है 1774 में, जस्ट आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर हो गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था? 1784 में, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तभी बनाया गया था, लेकिन ये इसके अंडर माना जाता है क्योंकि पास हुआ था ये रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। फिर हम देखेंगे पिट इंडिया एक्ट आया था इसी के अंडर, जिसमें हम बात कर रहे हैं वॉरेन हास्टिंग के, तो वॉरेन हास्टिंग के अंदर ही आया था पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में, और इसी में पास हुआ था हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लेकिन अभी हम सिर्फ गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी किस गवर्नर जनरल के अंदर बना था, तो ये वॉरेन हास्टिंग के अंदर बना था, और वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्टॉप किया था मुगल पेंशन टू शाह आलम सेकंड। देखिए जो हमारे मुगल लास्ट बोल सकते हो, शाह आलम सेकंड रहे हैं लास्ट जो रूलर रहे हैं मुगल एम्पायर के, तो एक तरीके से इनको पेंशन पे रखा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? वॉरेन हास्टिंग ने पावर अपने हाथ में आने के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद, इन्होंने मुगल्स को जो पेंशन जाती थी वो इन्होंने रोक दी। अब क्या पेंशन का सिस्टम था वो मैंने मिडिवल हिस्ट्री में करवाया है, वो आप वहाँ पे जाके देख लेना। अबॉलिश द ड्यूल सिस्टम, इन्होंने ड्यूल सिस्टम जो था बंगाल में वो खत्म किया, जिसमें जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए बंगाल में इससे पहले, वॉरेन हास्टिंग से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो ड्यूल सिस्टम, ठीक है, जो लागू किया हुआ था बंगाल में, उसको किसने अबॉलिश किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग ने बंगाल में ड्यूल सिस्टम जो है अबॉलिश किया, जो कि इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। एग्जाम में पता है क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वॉरेन हास्टिंग ने किस गवर्नर का लागू किया हुआ ड्यूल सिस्टम अबॉलिश किया था? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। मूव्ड ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। अब ट्रेजरी क्या होता है? खजाना, आपका एक तरीके से आप कैपिटल सोर्स बोल सकते हो, जहाँ पे आपका सारा सामान होता है। तो वॉरेन हास्टिंग ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जेम्स अगस्टस थे, जिनको हम बोलते हैं अगस्टस हिक्की। बंगाल गैजेट फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश किया था कब? 1780 में। तो ये जब इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, देखिए फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था? जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गैजेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1780 में। किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे? वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज़पेपर या इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो 1780 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम अगस्टस हिक्की या जेम्स अगस्टस हिक्की या बंगाल गैजेट के नाम से आता है, देखिए लिखा किसने था? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं लेना, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। ठीक है, भले ही वीडियो लंबी हो जाए। तो अब देखो जेम्स अगस्टस हिक्की की, ये नाम है एक बंदे का, जिन्होंने बंगाल गैजेट नाम की एक न्यूज़पेपर बनाया था, लिखा था, पब्लिश किया था। तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडिया में इन 1780 में। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या पब्लिश किया था? बंगाल गैजेट। किसके टाइम पे किया था? वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे। क्लियर हो गया। पहला एंग्लो मराठा वॉर, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? तो ये 1775 से 82 के बीच में हुआ था। तो ये भी किसके अंडर हुआ था? कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे? वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे ही पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तो आपको इससे बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी
वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे ही हुई थी। फर्स्ट रोहिल्ला वॉर जो हुआ था ये भी इनके टाइम पे हुआ था। रिंग फेंस पॉलिसी जो थी ये भी इन्हीं के टाइम की थी, इन्हीं की बनाई हुई थी। फाउंडेड कलकत्ता मदरसा या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1780। देखिए 1780 में दो चीज़ें हुई थी, पहला इंडियन न्यूज़पेपर आया था और कलकत्ता मदरसा यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये उस टाइम पे फाउंड की गई थी। तो ये भी किसके अंडर हुआ है, ये भी वॉरेन हास्टिंग के अंडर हुआ है। क्रिएशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट, तो कलेक्टर का पोस्ट भी वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे ही बनाया गया था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारा, ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो। द गवर्नर जनरल जो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। तो वॉरेन हास्टिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच किया गया था, जिनको हटाया गया था। इम्पीचमेंट आपको पता होना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट के उसमें भी आता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, खैर वो पॉलिटी का पार्ट है, वो पॉलिटी में पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसको प्रोसिक्यूट किया गया था, सबने मिलकर जो है इनको इम्पीच किया था, इनको हटाया था इनके पोजीशन से। वॉरेन हास्टिंग को क्यों हटाया था? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन फर्स्ट रोहिल्ला वॉर। जो पहली रोहिल्ला वॉर हुई थी इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा ये मिले हुए थे इसमें, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के वॉरेन हास्टिंग, इनको इम्पीच किया गया था। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने लैंड सेटलमेंट पे वॉरेन हास्टिंग ने। ही फॉर्म्ड अमीनी कमीशन। तो अमीनी कमीशन किस गवर्नर जनरल ने बनाया था, ये क्लियर आपको होना चाहिए। 1776 में वॉरेन हास्टिंग ने बनाया था। अबॉलिश किया था दस्तक सिस्टम। दस्तक सिस्टम क्या होता है? विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने दस्तक सिस्टम लेकर आया था, लेकिन गवर्नर जनरल ने उनका दस्तक सिस्टम भी अबॉलिश किया। और क्या अबॉलिश किया था? इनका ड्यूल सिस्टम भी अबॉलिश किया था रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाय चार्ल्स विकिंस। देखिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो वो थे चार्ल्स विल्किंस। और किसके टाइम पे किया था? वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे किया था। आप लिख लो साथ साथ में ही, वही फायदा करेगा, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है, वो रखे के रखे रह जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे के सारे लगाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप चाहे तो वीडियो खत्म होने के बाद सारे गवर्नर जनरल का लाइन वाइज जो है, पहले वॉरेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस, फिर इसके बाद आते हैं जॉन शॉर, सबके नाम लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे किसके बाद कौन आया था, ठीक है। फिर आते हैं कॉर्नवालिस हमारे 1786 से लेके 1793 तक। तो ये स्टैब्लिश करते हैं लोअर कोर्ट एंड एपेलाइट कोर्ट। तो एपेलेट कोर्ट और लोअर कोर्ट कौन स्टैब्लिश करता है? कॉर्नवालिस करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो बिहार और बंगाल में लेकर आए थे 1793 में, ये कॉर्नवालिस ही लेकर आए थे। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोर्ट, तो आपको इससे पता होगा कि इन्हीं के अंडर हुआ होगा। इंट्रोडक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था कि सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुआ था। संस्कृत विद्यालय बनाया गया था बनारस में, नाउ वाराणसी है, स्टैब्लिश बाय जोनाथन डनकन, जो गवर्नर थे बॉम्बे के, इन्होंने बनाया था संस्कृत विद्यालय बनारस में, आज के डेट में वाराणसी बोलते हैं। तो ये भी कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुआ था। और इंट्रोड्यूस किया था सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस के टाइम पे ही पूछा गया था, मतलब उनके टाइम पे ही आया था। फिर नेक्स्ट आते हैं जॉन शोर, खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फिर भी ध्यान रहना चाहिए, कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया तो, क्योंकि दो तीन चीज़ें इनके टाइम पे हुई हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ये लेकर आए थे, और चार्टर एक्ट आया था 1793 का, ये आप ध्यान रख सकते हो। सेकेंड रोहिल्ला वॉर जो है 1794 में, ये इनके टाइम पे हुआ था। और बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम और मराठा। देखिए आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। पहली बात तो बैटल ऑफ खारदा कब हुआ था? जॉन शोर के बीच में, जॉन शोर के टाइम पे हुआ था। लेकिन ये हुआ किन के बीच में था? ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। निज़ाम कौन थे? हैदराबाद के, और मराठा के बीच में हुआ था बैटल ऑफ खारदा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट गवर्नर हमारे आते हैं वेलेजली, जिनको हम बोलते हैं लॉर्ड वेलेजली। इनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 का। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कि 1798 में जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया था, जो फर्स्ट अलायंस था किसके साथ? निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ पहले क्वेश्चंस में। तो आपको पूरी वीडियोस मेरी एक सीरीज़ के हिसाब से आ रही हैं, वो देखनी पड़ेंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, फर्स्ट अलायंस किसके साथ किया था? अब आपसे क्वेश्चन में क्या आएगा पता है? दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो बनता है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किस गवर्नर जनरल के अंडर आया था? तो लॉर्ड वेलेजली थे। लेकिन सब्सिडरी अलायंस के अंदर लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले किस स्टेट को लिया था? तो वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना है।
फोर्थ मैसूर वॉर कब हुई थी? एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुई थी, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। सेंसरशिप एक्ट जो था 1799 का, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये भी इनके टाइम पे ही आया था। सेकंड मराठा वॉर ये हम कर चुके हैं, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आया था। फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में है कॉलेज, ये भी वेलेस्ली के टाइम पे ही बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, तंजौर का एडमिनिस्ट्रेशन, सूरत का और कर्नाटक का ये इन्होंने अपने अंडर लिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ट्रिटी ऑफ बेसिन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इनके टाइम पे हुआ था। और राजभवन जो कलकत्ता में था, स्टैब्लिश हुआ था 1803 में, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। फिर इनके बाद आते हैं जॉर्ज बार्लो, जिनका 1805 है 1807 है, यानी 2 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, 2 से 2.5 साल का। जॉर्ज बार्लो का बहुत छोटा सा पढ़ना इनके बारे में भी। जो सीपॉय म्यूटिनी हुई थी, देखिए ऐसा नहीं है कि जो वॉर ऑफ हम बोलते हैं सीपॉय म्यूटिनी हम 1887 को भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, इससे पहले भी हुआ है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि जो 1857 की क्रांति है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, पर कुछ लेखकों ने कुछ ने बोला है कि है, कुछ ने बोला है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, छोटी छोटी जगह पे विद्रोह हुआ है। तो सीपॉय म्यूटिनी की हम बात करें तो वेल्लोर में हुई थी, जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। दी प्रील्यूड, देखिए अभी हम 1805 के पढ़ रहे, तो अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहा है, ठीक है। द प्रील्यूड ऑफ द टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं लोग, कई लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेल्लोर से। किसके अंडर? जॉर्ज बार्लो। इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ कलकत्ता कब बनाया गया था? 1806 में इनके टाइम पे ही बनाया गया था, लेकिन बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाने लगा, लेकिन आज के टाइम पे हम इसको एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था 1806 में, तो हम उसको बोलते थे बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनके अंडर में बनाया गया था उनके टाइम पीरियड में। लॉर्ड मिंटो को आप सब जानते होंगे, 1807 से 1813 का टाइम पीरियड है, लेकिन ज़्यादा कुछ इनके टाइम पे हुआ नहीं है। 2 चीज़ें हुई थी, चार्टर एक्ट आया था 1813 का, और ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी रंजीत सिंह के साथ, ये इंपॉर्टेंट है 1809 में, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं लॉर्ड हास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। 1813 से 10 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, 13 से 23 तक का होता है। ये एंड करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कौन लेकर आया था? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जॉन शोर लेकर आए थे, यहाँ देख लीजिए। जॉन शोर जो है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, यानी नॉन इंटरवेंशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो इन्होंने उस पॉलिसी को एंड किया था, ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग ने। देखिए वॉरेन हास्टिंग अलग है, लॉर्ड हास्टिंग अलग है, आप कंफ्यूजन मत लेना। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर सॉरी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इनके टाइम पे हुई थी, एंड इन्होंने एंड किया था अबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप, जो पेशवा पेशवा बनाए जाते थे उस टाइम पे मराठाज में, वो इन्होंने अबॉलिश किया था लॉर्ड हास्टिंग ने। एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, नेपालीज यानी कि ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में थोड़ी बहुत वॉर हुई थी, तो वो इन्होंने एंड किया था विद द साइन करके ट्रिटी ऑफ सुगौली। देखिए आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जब नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हुई थी तो कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, क्वेश्चन आता है। ट्रिटी ऑफ सगौली साइन हुई थी 1816 में, किस गवर्नर जनरल के अंदर? तो लॉर्ड हास्टिंग थे। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ था इस टाइम पे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, देखिए परमानेंट सेटलमेंट मैंने बता दिया किसके अंडर हुआ था, ठीक है। अब रैयतवाड़ी सिस्टम आपको ध्यान रखना है, सब्सिडरी अलायंस आपको ध्यान रखना है किसके अंडर था, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में इनके अंडर बनाया गया था। प्रेसिडेंसी इन 1820 बाय द गवर्नर जनरल सर थॉमस मुनरो, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ महलवाड़ी सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया बाय हॉल्ट मैकेंजी, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था महलवाड़ी सिस्टम का भी इन्हीं के टाइम पे। देखिए 2 सिस्टम हुए इनके टाइम पे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, तो ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था बाय हॉल्ट मैकेंजी। और यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम का मद्रास प्रेसिडेंसी में, किसके द्वारा? गवर्नर थे जो सर थॉमस मुनरो, लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर महलवाड़ी सिस्टम बनाया गया नॉर्थ इंडिया में बाय हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। हिंदू कॉलेज बनाया गया था कलकत्ता में, अभी उसको हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, 1817 में, ये भी लॉर्ड हास्टिंग के अंडर हुआ था। और द पिंडारी वॉर इंपॉर्टेंट है, ये भी इनके टाइम पे हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1822 में, तो ये भी लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पीरियड का है। सॉरी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये भी जो है इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। अब आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, तो एमहर्स्ट के हम बारे में बात करिए, एमहर्स्ट बोलते हैं इनको, प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी करें। 1823 से 1828 का इनका टाइम पीरियड था। तो बैरकपुर में जो म्यूटिनी हुई थी 1824 में, ये इनके टाइम पीरियड पे हुई थी। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज यानी म्यांमार के साथ जो वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स का, वो इनके टाइम पे ही हुआ था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना,
कि कलकत्ता में जो संस्कृत कॉलेज बनाया गया था वो किसके, कौन से गवर्नर जनरल के अंदर बनाया गया था। और ट्रिटी ऑफ यानदाबो ये किसके अंडर हुआ था, ये भी इसी टाइम पे हुआ था। अब देखते हैं हम, ये अब तक का जो हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया गवर्नर, ठीक है, उसके बारे में। अब हमारा आता है दी सेंट हेलिना एक्ट 1833। अब यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं 1833 या चार्टर एक्ट बोलते हैं। रीडिजाइन किया गया द ऑफिस ऑफ द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लिस्ट ऑफ द सेम आर एज फॉलोज। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करें तो 1828 से 1835 का इनका टाइम पीरियड है। किसकी बात हो रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको नोट करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के। पहला गवर्नर जनरल हमारा इंडिया के रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके साथ मिलके राजा राम मोहन रॉय ने सती अबॉलिश किया था और अदर क्रूएल राइट्स जो हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी जो सोच हुआ करती थी, औरतों के साथ गलत करना, वो सारी चीज़ें 1829 में क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में सती को अबॉलिश करने के लिए एक्ट पास किया था। क्लियर है। सप्रेस किया था थगी सिस्टम को 1830 में। महलवाड़ी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया। अब महलवाड़ी सिस्टम जो इससे पहले वाले रूलर ने लेके आए थे, गवर्नर जनरल ने, इन्होंने क्या किया, महलवाड़ी सिस्टम को सेंट्रल इंडिया, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में लागू किया। ठीक है, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सेंट हेलिना एक्ट जो है हम 1833 बोलते हैं, ये यानी कि चार्टर एक्ट 1833 इनके अंडर ही पास हुआ था, यानी कि जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था, और इसलिए इनको हम बोलते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज गेट एक्सक्लूसिव राइट, तो इसके अंडर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, उनको यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे। क्या करने के राइट्स मिले थे, स्प्रेड करने के, क्या क्या स्प्रेड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी, यानी कि धर्म परिवर्तन करवा रहे थे इंडिया के लोगों से कि वो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट करें, ब्रिटिश इंडिया, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था। कोल रेबिलियन भी इनके टाइम पे ही हुआ है 1831 में। ठीक है, ये ट्राइबल का है। और हम बोलते हैं अब बरासत अपराइजिंग हुई थी 1831 में, लेड बाय तितुमिर। रिजोल्यूशन ऑफ 1835 में जो रिजोल्यूशन आया था, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए थे, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुआ था जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंदर हुआ है। एक एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। मेडिकल कॉलेज लेके हॉस्पिटल जो है कलकत्ता में बनाया गया था पहली बार, ये भी इनके अंडर ही हुआ था। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, कुर्ग एंड सेंट्रल कच्चर, ये सब भी विलियम बेंटिक के अंदर ही हुआ है। अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट, देखिए हमने लास्ट पढ़ा था जब हम जुडिशियल सिस्टम पढ़ रहे थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ही हुआ था। जो प्रोविंशियल कोर्ट थे इनका अबॉलिशन हुआ था, जहाँ पे हम अपील करते थे, सर्किट सेट्स थे बाय द कर्नवालिस। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ मैं करवा चुकी हूँ उसको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, आप बस पढ़ते चलिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए है, फास्ट फास्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेटकाफ, जिनका टाइम पीरियड है 1835 से लेकर 36 का। ठीक है, न्यू प्रेस लॉ रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया। तो ये क्या करते हैं, ये नया प्रेस लॉ लाते हैं, रिमूव करते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस इन इंडिया। देखिए होता क्या था, इससे पहले के टाइम पीरियड में, इनके पहले बात करें तो इंडियंस को अलाउ नहीं था, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे इनके ऊपर, कुछ भी प्रेस करने के लिए, कुछ भी छापने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, ब्रिटिशर से पूछना पड़ता था, उनके अगेंस्ट जाके आप कुछ नहीं लिख सकते थे, उनसे पूछे बिना आप कुछ नहीं छाप सकते हो। तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे जिनको इन्होंने कहीं ना कहीं रिमूव किया था। नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, तो इंडियन प्रेस सिस्टम के लिए ये एक लिबरेटर यानी कि आज़ादी इनको माना जाता है कि इन्होंने एक आज़ादी दी इंडियन प्रेस को, जो वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1836 में। किसने किया था, मेटकाफ ने किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, इनका 1836 से 42 का टाइम पीरियड है। ट्रीपार्टाइट ट्रिटी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही एक स्पेशल वीडियो मेरी रखी है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल का, पढ़ना वो लोग आप लोग जाके। तो ट्रीपार्टाइट ट्रिटी जो है 1838 में हुई थी बिटवीन ब्रिटिश, शाहसूजा एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, अगेंस्ट किसके, दोस्त मोहम्मद खान के बीच में हुई थी ये। तो इस पे जो है यहाँ पर ये ट्रिटी किसके अंडर हुई थी, लॉर्ड ऑकलैंड के अंदर। पहला एंग्लो अफगान वॉर इनके अंडर हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश हुआ था इन्हीं के टाइम पीरियड में। पहली बंगाली डेली न्यूज़पेपर यानी कि संवाद प्रभाकर, नाम नोट कर लो कि संवाद प्रभाकर जो है ये पहला न्यूज़पेपर है बंगाली लैंग्वेज में जो कि डेली न्यूज़पेपर था,
तो ये भी लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं उनके टाइम पे हुआ है, ठीक है। वॉज पब्लिश्ड इन 1839। फिर आते हैं तत्वबोधिनी सभा। अब तत्वबोधिनी सभा वॉज फॉर्म्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1839। तो तत्वबोधिनी सभा भी आपको ध्यान रखना है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टैब्लिश करी थी, इनके द्वारा बनाई गई थी 1839 में। डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो तत्वबोधिनी सभा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं एलन ब्रू, जिनका टाइम पीरियड है 1842 से 1844, सिर्फ 2 साल का। जो ग्वालियर वॉर हुआ था इनके अंडर हुआ था। कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रोविंस, देखिए कॉन्क्वेस्ट हुआ था और एनेक्सेशन में विजय प्राप्त कर गई थी और उसको अपने अंदर ले लिया गया था, हड़प लिया गया था किसको, सिंध प्रोविंस को, बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये एलन ब्रू के टाइम पे ही हुआ था। और इंडियन स्लेवरी एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 भी पास हुआ था एलन ब्रू के टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आते हैं 1844 से 48, 4 साल के लिए। तो पहला एंग्लो सिख वॉर इन्हीं के टाइम पे होता है। ट्रिटी ऑफ लाहौर जो है ये साइन होती है, ये इन्हीं के टाइम पे होती है। और ट्रिटी ऑफ भैरवल जो है इनके टाइम पे होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था जब मैं एजुकेशन के बारे में बता रही थी कि 1847 में रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। तो वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो ये रिफॉर्म आया था, अबॉलिश किया गया था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं करना है, औरतों के साथ जो चीज़ें होती थी वो सब चीज़ें खत्म करने के लिए जो रिफॉर्म आए थे वो भी इनके अंडर ही आए थे। जिसने मेरी लास्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तीनों पार्ट वीडियो देखी होगी उसको ये वीडियो रिलेट करने में काफ़ी आसानी हो रही होगी, इसलिए कहते हैं लाइन वाइज पढ़ते चलना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में सब जानते हैं क्योंकि सबसे पहले इनका नाम आते ही आता है। डी से डी मैंने मैच करके ऐसे याद करके, लॉर्ड डलहौजी का मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए डी से डी और एल से एल मैच करता है, ये मेरा तरीका था याद करने का। जस्ट 1 सेकेंड रुकना जी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें 1848 में डेट आता है इसका कि 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी। ये लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया था। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस टाइम की। और बेथुन कॉलेजिएट स्कूल इनके टाइम पे बनाया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच, देखिए वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के अंदर आया, लिख लेना इसको, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही ये इनकी उनके टाइम पीरियड पे ही चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कमेटी आई थी, कमीशन आया था, वो इनके टाइम पे ही आया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला, अब स्टैब्लिशमेंट हुआ है समर कैपिटल का कहाँ पे, शिमला में, ठीक है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर कहाँ हुआ था, दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर यानी कि म्यांमार वॉर 1852 में। पहला पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853, तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो बॉम्बे, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली रेलवे बोलते हैं कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो बॉम्बे से लेके थाने तक चलाई गई थी 1853 में। तो ये पैसेंजर ट्रेन के नाम से अगर आया तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है। पहला टेलीग्राफ लाइन, फ़ोन कॉल के लिए पहली लाइन जो है बिछाई गई थी बिटवीन डायमंड आ गया क्या, हाँ, हार्बर से लेके कलकत्ता तक 1851 में। तो ये भी आपको किसके अंडर आया था, लॉर्ड डलहौजी के अंडर काफ़ी काम हुए थे, तो आपको याद रखना है। पोस्ट ऑफिस एक्ट इनके अंडर ही आया था। स्टैब्लिशमेंट हुआ था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, इन्हीं के अंडर हुआ था। देखिए 57 की क्रांति से पहले ना लॉर्ड डलहौजी ने काम भी बहुत किया था लेकिन गलत काम भी बहुत किए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलत नीति इनकी यही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। दी सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी इनके टाइम पे हुआ। संथाल रेबिलियन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल रेबिलियन है, विद्रोह है, रिवॉल्ट माना जाता है, तो ये इन्हीं के टाइम पे हुआ। और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो आया 56 में, ये भी इन्हीं के टाइम पे आया। अब एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिज इंटरनल मिसरूल करके, अब हुआ क्या, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर इन्होंने अवध को जो एनेक्स किया, हड़पा अपने अंदर लिया, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन्होंने अपने अंडर लिया। और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं ये भी कारण था। इन्होंने बैन किया फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कंप्लीटली और ह्यूमन सेक्रीफाइस को सेंट्रल प्रोविंसेस में, और उड़ीसा और महाराष्ट्र में ये अच्छा काम किया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आते हैं अगले 56 से लेकर 57 के बीच में। ये क्या करते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर विडो रीमैरिज एक्ट पास करते हैं। मैंने किनका नाम लिया, नोट कर लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास करते हैं कि जो विधवाएं होती हैं वो दोबारा शादी करने का हक रखती हैं। ये एक्ट इनके अंडर पास हुआ था। 1857 की क्रांति किसके अंडर हुई थी, कौन सा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो लॉर्ड कैनिंग थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास सेटअप हुए थे 1857 में, ये भी इनके टाइम पीरियड पे ही हुआ था। यहाँ तक हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया को।
डन। तो फॉलोइंग द अडेप्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब 57 की क्रांति के बाद एक एक्ट पास करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और क्राउन रूल आता है, यानी कि इंग्लैंड गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल होता है इंडिया में 1858 के एक्ट को पास करके, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके हम वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नाम रख देते हैं। क्लियर हो गया। पहले देखिए, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने? ये भी कैनिंग बने। तो लास्ट अगर क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा पर्सनैलिटी है जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं और पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने हैं, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, जो वहाँ की क्वीन थी इंग्लैंड की उस टाइम पे, 1 नवंबर 1858 में, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 का। उसके तहत जो है ये क्राउन रूल आता है इंडिया में, और वॉइस रॉय की गवर्नर जनरल को चेंज करके वॉइस रॉय नाम रख दिया जाता है। सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस। देखिए, पहली बार बजट वर्ड, ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नर जनरल कैनिंग थे, सॉरी वॉइस रॉय जो थे इंडिया के कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। इनके टाइम पीरियड में अगर एक्ट पूछा गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो बजट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस, ICS, मैंने लास्ट वीडियो में जो एजुकेशन पढ़ाया है उसमें आया था कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज का फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ है। इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, देखिए चंपारण वाला इंडिगो रिवॉल्ट नहीं है, ये बंगाल वाला इंडिगो रिवॉल्ट है, ये भी इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। व्हाइट म्यूटिनी बाय द यूरोपियन ट्रूप्स, ये हुआ था। इनेक्टमेंट ऑफ IPC मैंने पढ़ाया लास्ट वीडियो में भी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करवाया है उस टाइम पे आया था 1860 में। ये सब मैंने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट करवाए हैं। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 का, इसके बारे में हमने देखा था। तो ये भी क्या कहते हैं, इन्हीं के अंदर आया था, कैनिंग के अंदर ही। तो कैनिंग के और लॉर्ड डलहौजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। देखिए, एक और एक्ट पास हुआ था 1861 का, ये भी इनके टाइम पीरियड पे ही हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, देखिए 1861 में 4 चीज़ें हुई थी, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि 1861 में एक्ट में कौन कौन से एक्ट पास हुए थे, तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी है? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, और हो गया पुलिस एक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1861, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ASI हम जिसे बोलते हैं, आज इंडिया में है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी 1861 में ही हुआ था। इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, मैं पढ़ाऊंगी इसको आगे, अभी इतना ही ध्यान रखो बस कि पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी टाइम पीरियड पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि फाउंडेशन है कैबिनेट सिस्टम का। क्लियर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे जिनका नाम होता है एल्गिन फर्स्ट, 1862 से 63, एक साल के आसपास का ही इनका टाइम पीरियड होता है। ये स्टैब्लिशमेंट करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का और मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बनता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया था। तो फर्स्ट तो था कलकत्ता, लेकिन इकट्ठे ही बनाए गए थे, पहले 14 अगस्त फिर 15 अगस्त, ऐसे एक के बाद एक बनाए गए थे, लेकिन पहला कलकत्ता का ही नाम दिया जाता है, जो कि 1862 में हुआ था। एक वहाबी मूवमेंट था, इसको सप्रेस किया था, तो ये भी इसी के टाइम पे हुआ था। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, आपको ध्यान होना चाहिए, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस, 1864 से 69 का टाइम पीरियड होता है इनका। भूटान के साथ जो वॉर होती है वो इनके टाइम पीरियड में ही होती है। स्टैब्लिशमेंट होता है ऑफ शिमला एज इंडिया समर कैपिटल, क्या बोला मैंने? स्टैब्लिशमेंट होता है शिमला का एज इंडिया का समर कैपिटल इन 1863। ठीक है। द टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन, अ न्यू चर्च स्टैब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1866, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है 1866 में, 1866 में इलाहाबाद की बात हो रही है। फेमाइन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1867, तो जो फेमाइन कमीशन आता है, तो वो जो एक फेमाइन, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब भूखमरी या कोई बीमारी या कुछ भी बहुत बुरी हालत में लोगों की डेथ होती है, तो उस टाइम पे आता है फेमाइन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1867 में अंडर हेनरी चैम्पबेल, ड्यू टू ओडिशा फेमाइन जो आया था 1866 में, उसकी वजह से ये कमीशन बनाया गया था। टेनेंसी एक्ट पास हुआ था पंजाब और अवध में इन 1868 में। तो ये सब काम किसके अंडर हुआ है? जॉन लॉरेंस के अंदर। फिर आते हैं लॉर्ड मायो, 1869 से 1872 के बीच में, ये स्टार्ट करते हैं सेंसस, लिख लो इसको। पहला मतलब सेंसस इंडिया का किसने स्टार्ट किया था? 1872 में। फर्स्ट एवर टर्म सेंसस स्टार्टेड बाय लॉर्ड मायो इन 1872, आपको ये ध्यान रखना है इंडिया में कब आया था।
ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज ऑफ राजकोट एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए 2 कॉलेजेस बनाए गए थे ऑफ इंडियन प्रिंस को देने के लिए, ठीक है। केशव चंद्र सेन, केसी सेन जिन्हें हम बोलते हैं, स्टैब्लिश करते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसको हम IRA बोलते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में लेकर आए थे केसी, यानी कि केशव चंद्र सेन। याद रखना है, ये भी लॉर्ड मायो के टाइम पे। देखिए अब आप सिर्फ ये मत ध्यान रखना कि ये इनके अंडर हुआ था, नहीं, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि केशव चंद्र सेन ने स्टैब्लिश किया था ये। फिर ये याद रखना है आपको कि ये सब काम किसके अंडर हुए थे, किसके टाइम पीरियड पे हुए थे, तो वो हुए थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो, ठीक है। स्टार्ट किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन 1870 में। आईपीसी का हमने जिक्र सुना है, तो ये क्या करते हैं, इनेक्ट करते हैं आईपीसी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आपको पता है चेंज कर सकते हो, आप कुछ बदलाव ला सकते हो। सेडिशन एक्ट 1870 तो टैकल करने के लिए वहाबी मूवमेंट, ठीक है। ये स्टैब्लिश करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स को 1872 में। और स्टैब्लिशमेंट होता है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम SSI बोलते हैं, तो ये इन्होंने 1872 में स्टैब्लिश किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये ASI किसने बनवाया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर बना, तो ये बना था कैनिंग के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं नॉर्थ ब्रुक, ये 1872 से 1876 के बीच में आते हैं, विजिट करते हैं ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में। ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। कुका मूवमेंट जो होता है पंजाब का, इंपॉर्टेंट है, ये इनके अंडर हुआ। क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो था ये फाउंड किया गया था बाय सर सैयद अहमद खान इन 1875 में। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड यानी कि 7th, तो इनके बारे में देखना, ये विजिट करते हैं इंडिया में 1875 में। किसकी बात हो रही है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 7th है, ये इंडिया में कब विजिट करते हैं, 1875 में विजिट करते हैं। एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है ये सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ही फाउंड किया था इंडिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। नॉर्थ ब्रुक यहाँ के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड लिटन थे नेक्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, 1876 से लेके 1880 के बीच में 4 साल का टाइम पीरियड था। फेमाइन आया था 1876 का 1708 में, जो अफेक्ट कर रहा था, एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, भुखमरी बोल सकते हो। फेमाइन देखिए अलग अलग तरीकों से आती थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती थी। तो वो कहाँ कहाँ आया था, मद्रास में, बॉम्बे में, मैसूर, हैदराबाद और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। तो एरिया आपको समझ में आ गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट हुआ था फेमाइन कमीशन का अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचार्ड स्टार्चे इन 1878, ठीक है। हमने पढ़ा इसके बारे में पीछे भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 2 बार ऐसे कमीशन पास हुए हैं। रॉयल टाइटल एक्ट जो है 1876 का, ये पास हुआ। क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को एज्यूम किया टाइटल ऑफ केसरे हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं 3 से लेकर 4 स्टार बनाऊँ तो कम ही होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि पहली बात तो डेट याद रखनी है, 1876 क्या है, रॉयल टाइटल एक्ट, टाइटल देने का एक्ट, टाइटल लेने का एक्ट 1876 में पास हुआ। लेकिन उस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिटन थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया ने, सॉरी वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को एक टाइटल दिया केसरे हिंद का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि केसरे हिंद का टाइटल खुद को किसने दिया था, तो क्वीन विक्टोरिया ने दिया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया की क्वीन थी ये। अपने आप को इन्होंने पूरे हिंद यानी इंडिया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनके टाइम पे पास हुआ था। डेट आपको हर चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं कि बस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के अंदर आया, नहीं, कब आया था, 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट भी इसी टाइम पे आया। सेकेंड अफगान वॉर हुआ इस टाइम पे। पहला दिल्ली दरबार, लिख लो, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। तो पहला जो हुआ था 1877 में हुआ था, ये लॉर्ड लिटन के अंडर ही हुआ था, पहला दरबार लगा था, ठीक है, दिल्ली का। डिक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ अपियरिंग इन सिविल सर्विसेज 21 से लेकर 19। अब देख लीजिए आप कि मैक्सिमम एज इन्होंने क्या किया, तो ये मैक्सिमम एज भी इन्होंने कम, देखिए मिनिमम समझ में आता है कि 19 है, कि 19 से कम के लोग नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। मैक्सिमम एज जो 21 हुआ करती थी, अब 19 साल के लोग ही जो है सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ये तो मतलब हद होगी। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के टाइम पे, देखिए ये सेकेंड अफगान वॉर है और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ये भी तब इसी टाइम पीरियड पे हुआ। ट्रिटी ऑफ गंडमक ये साइन हुई थी 1879 में, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही हुई थी, जो कि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये सारा ही पूरा स्क्रीनशॉट ये ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो तो, क्योंकि एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 का टाइम पीरियड है। पहला फैक्ट्री एक्ट ये लेकर आते हैं, इनके टाइम पीरियड पे होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है,
रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है। रिपील मतलब खत्म कर देना या थोड़े चेंजेस लाना, बिल्कुल बदल देना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का। इल्बर्ट बिल आता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इस टाइम पे होता है। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है इस टाइम पे। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है अंडर सर विलियम विल्सन हंटर। हंटर कमीशन हम सबने पढ़ा था, उसके अंडर की बात चल रही है, तो ये भी लॉर्ड रिपन के अंडर आया था। थोड़ा फास्ट चलेंगे। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, देखिए पहला सेंसस अब आप बताओ, वो लॉर्ड मायो के टाइम पे आया था, लेकिन कंप्लीट सेंसस हम किसे बोलते हैं कि हर 10 साल में होना। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था 1881 में। ठीक है। ही पास्ड फेमाइन कोड 1883 में। इंक्रीज किया था मैक्सिमम एज। देखिए अभी क्या था लास्ट में, लिटन ने हम सिविल सर्विसेज में अपॉइंट करने के लिए, अपीयर करने के लिए मैक्सिमम एज कम कर दी थी, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम एज को वापस से बढ़ा के 21 कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। क्लियर हो गया आपको? तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपकी मैक्सिमम एज जो है 21 होनी चाहिए। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट वॉइस रॉय बने। स्टैब्लिश करते थे आईएनसी, और इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके टाइम पीरियड पे आईएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1885 में आईएनसी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इस टाइम पे जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर, यानी कि म्यांमार के साथ जो वॉर हुई थी, ये भी इसी टाइम पे हुई थी। 1886 में बर्मा वॉज मेड अ प्रोविंस ऑफ इंडिया विद रंगून एज इट्स कैपिटल, यानी कि म्यांमार जो है, बर्मा हम बोलते थे उस टाइम पे, ये इंडिया का प्रोविंस बनाया गया और उसका कैपिटल रंगून बनाया गया 1886 में। गवर्नर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये 1888 से आते हैं 1894 के पीरियड में। इनका जो ये क्या, इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 का, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये किसकी बात करें? कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पास हुआ था। ये पास हुआ था प्रोहिबिट करने के लिए जो मैरिज होती थी गर्ल चाइल्ड, यानी बाल विवाह जो होते थे अंडर द एज ऑफ 12, उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था। अब ये चीज़ आप लोगों को पता ही नहीं होगी कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे या वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये अब आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का इनके अंडर पास हुआ था, इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। सेकंड फैक्ट्री एक्ट, अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो है ये इनके अंडर आया टाइम पीरियड पे। सेटअप किया था दुरंत कमीशन, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 1893 में ये पास हुआ था। इस टाइम पे ये वॉइस रॉय थे। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, हर तरफ से जो पीएससी एग्जाम्स होने लगे, सब चीज़ें होने लगी ना, तो ये सब चीज़ें की कैटेगरी डिसाइड करी थी, तो ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। फिर आते हैं एल्गिन सेकंड, ये इंडियन फेमाइन का एक टाइम पीरियड था, इनके अंडर ही हुआ था। इनकी सॉरी बीच में वो दिक्कत हो गई थी। तो इंडियन फेमाइन हुआ था, ठीक है, तो ये इस टाइम पे आया था। तो स्प्रेड ऑफ बुबोनिक प्लेग हुआ था बॉम्बे में, तो यहाँ पे भी एक प्लेग आए थे, बीमारी आई थी, वो फैल गई थी 1896 में। ये इनके अंडर, देखिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जो होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद। अब इस पूरी स्लाइड में आप ये चीज़ तो ज़रूर नोट कर लेना कि रामकृष्ण मिशन जो था वो, इनके रामकृष्ण जो थे इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, तो इनको मद्दे रखते हुए इनकी याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पे बनाया था? बेलूर मठ में बनाया था 1897 में। पूरी स्लाइड में इतना भी लिख लोगे, नोट कर लोगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स। देखिए असैसिनेशन हम किसे बोलते हैं? जब हम किसी के लिए किसी को हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके उनके ऊपर कब्जा करते हैं, उनको मारते हैं, तो असैसिनेशन हुआ था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। वॉल्टर चार्ल्स रेंट थे और आयरिस थे बाय द चापेकर ब्रदर्स। देखिए हमें पता है कि चापेकर ब्रदर्स ने किस तरीके से इनको मारा था, इनके ऊपर असैसिनेट किया था इन 1897 में। देखिए बहुत देर होगी ना बोलते हुए, मेरी भी सांस थोड़ी वैसी हो रही है, बट हम कंप्लीट करेंगे इसको। लॉर्ड कर्जन आते हैं 1899 में, 1905 इनका टाइम पीरियड होता है। अब 1905 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, वो आप कमेंट में लिख के बताओगे, वो ये रही कि हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है। तो इंडिया फेमाइन ऑफ 1899, देखिए फेमाइन कंटिन्यूस चल ही रहा है, हम देख रहे हैं। और मुंडा रेबिलियन जो कि ट्राइबल रिवॉल्ट था, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट से भी ना लाइन वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट 1901 में बनाया गया था। वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे।
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा के हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, बिहार में बनाया गया था, ये 1905 में बनाया गया था, लिख लेना इसको। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होगा अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो। अपॉइंटमेंट ऑफ रालेग यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास हुआ था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में पास हुआ, इसको बनाने के लिए कौन सा कमीशन आया था, तो वो था रालेग यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1902 में आया था। तो 2 साल बाद इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, जिसको किसकी रिकमेंडेशन पे, इस यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1904 में। तो एंशिएंट यानी पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको अच्छे से मतलब मेंटेन करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था 1904 में। ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुए थे 1904 में टू कर्ब करने के लिए फ्री प्रेस, ठीक है। सेकंड दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार हम देख चुके हैं, लेकिन दूसरा कब हुआ, 1903 में। अभी ये देखना है आपको, देखिए 3 होते हैं टोटल, तो 2 हम पढ़ चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, ठीक है, अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, ये भी 1902 में होता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता है, यानी कि NWFP हम जिसे बोलते हैं, ये 1901 में बनाया जाता है। और बनारस का जो हिंदू गर्ल है, हिंदू गर्ल्स स्कूल, कन्या विद्यालय जिसे बोलते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय एनी बेसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि बनारस में जो हिंदू गर्ल्स स्कूल बनाया गया है, कन्या विद्यालय हम जिसे बोलते हैं, तो वो किसने बनवाया था, एनी बेसेंट ने बनवाया था 1904 में। अब यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन ऑफ तिब्बत अंडर फ्रैंकिस यंग हस्बैंड इन 1903 से 4, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मिंटो आते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1905 से 1910 के बीच में। पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टिसिपेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, तो एंटी पार्टिसिपेशन और स्वदेशी मूवमेंट का पॉपुलराइजेशन होता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है इस टाइम पे, जो हमारा एक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसको हम बोलते हैं 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इंडियन काउंसिल एक्ट बोल सकते हो आप इसको, 1909 का। तो ये भी किस गवर्नर जनरल के टाइम पे, वाइसरॉय के टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है। सूरत स्प्लिट हम जानते हैं, जिसको हम सूरत सेशन हुआ था, तो इस स्प्लिट को, जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, ये पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि INC में जो 1885 में बना था, तो उसमें मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ये कब डिवाइड हुआ, जो कांग्रेस में जो स्प्लिट आया 1885 में बनने के बाद, वो 1907 में आया। जो लेकिन सेशन कौन सा था, वो सूरत सेशन था। हम सेशन पे भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सारे सेशंस को पढ़ेंगे कि किसने प्रिजाइड किया उस टाइम पे, कौन प्रेसिडेंट था उस सेशन का। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ, तो यानी कि सूरत स्प्लिट हम इसलिए बोलते हैं कि सूरत में सेशन चल रहा था, वहाँ पे कांग्रेस जो है डिवाइड हुई थी दो, उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, क्योंकि इनकी सोच अलग अलग थी, ठीक है। ये 1907 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। जो सत्येंद्र सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब पहले इंडियन मेंबर कौन बने थे वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम नोट कर लेना इनका, पहले इंडियन थे, ठीक है। सेडिशन मीटिंग जो हुई थी, प्रोहिबिशन एक्ट 1907 में पास हुआ था, कर्ब करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, ये ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना चाहते थे, इनके खिलाफ रिवॉल्ट्स और अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज को तैयार कर रहे थे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, किसके द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट, बाय आगा खान थर्ड एंड ख्वाजा सलीमुल्ला, जो कि नवाब थे ढाका के 1906 में। तो मुस्लिम लीग सेटअप हुई थी 1906 में बाय आगा खान थर्ड, ख्वाजा सलीमुल्ला, जो कि ख्वाजा सलीमुल्ला जो है ये नवाब थे ढाका के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस टाइम गवर्नर जनरल वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड मिंटो थे। फाउंडेशन ऑफ जुगांतर, देखिए जुगांतर जो है ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था बंगाल में, 1906 में बनाया गया था, ये फाउंड हुआ था, तो ये भी इसी टाइम पे हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जुगांतर क्या है, जुगांतर एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जो कि बंगाल में बना था 1906 में। इंडियन प्रेस एक्ट पास हुआ था 1910 में, ये भी लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे ही हुआ था। और जो जमसेठी टाटा है स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि टिस्को हम सब जानते हैं 1907 में बनाया गया था, स्टैब्लिश हुआ था। फाउंडेशन स्टोन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, इस पूरी की स्लाइड मतलब लॉर्ड मिंटो के बारे में हम जितना पढ़ेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट है भी पढ़ने के लिए। तो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी विक्टोरिया मेमोरियल की, ये भी 1906 में रखी गई थी।
फिर अब हम देखेंगे न्यूज़पेपर एक्ट पास हुआ था 1908 का, ये भी इस टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की हम बात करें, ये नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आते हैं, तो ये 6 साल के लिए होते हैं, 1910 से लेके 1916 के बीच में। तो तीसरा दिल्ली दरबार जो है ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे लगता है, नोट कर लेना। अब एन्यूलमेंट ऑफ पार्टिसिप, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा लाइन वाइज लिख लो, किस गवर्नर जनरल के अंडर हुआ था, और डेट आप लिख लेना। इस तरीके से लिखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ इन, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1911 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या कह के इन्होंने पार्टीशन किया कि बंगाल जो है ये बहुत बड़ा स्टेट हो गया है और इनसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं जा रहा, इसलिए बंगाल को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम में बंगाल को डिवाइड कर रहे थे। ट्रांसफ़र किया था कैपिटल को फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली, ये कब हुआ था, ये 1911 में ही हुआ था। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड हार्डिंग। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, ये कब हुआ, तो जब बंगाल को इन्होंने पार्ट डिवाइड किया तो ये किस में बनाए, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में। तो बिहार का स्टैब्लिशमेंट कब होता है, 1912 में, और उसी टाइम पे उड़ीसा का भी होता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, और कोमागाता मारू इंसिडेंट जो 1914 में हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था। मैकमोहन बॉर्डर लाइन जो बनाई गई थी बिटवीन इंडिया और चाइना 1914 में, ध्यान रखना है आपको, 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था और उस टाइम पे मैकमोहन बॉर्डर लाइन बनाई गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। उस टाइम पे इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। गदर म्यूटिनी हुई थी 1915 में, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। और महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे। फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा सबसे पहले ध्यान रखना है किसने फाउंड किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था, कब, 1915 में। और इस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे। तो हिंदू महासभा फाउंडेशन किसने किया, महासभा से एम आप याद रख सकते हो, मदन मोहन मालवीय। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि 1916 में हुई थी, ये भी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही हुई थी। अब आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे नेक्स्ट, 1916 से 1921 में। फॉर्मेशन ऑफ हिंदू होम रूल मूवमेंट, तो हम सबको पता है कि जो इंडियन होम रूल मूवमेंट हुआ था ये 1916 में आया था बाय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, कब, 1916 में। तो इस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे ये वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। पहला वुमेन यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, तो ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड का बात है, पुणे में बनाई गई थी, जिसको फाउंड किसने किया था, धोंदो केशव खारवे, जिनको हम DKK भी बोलते हैं, ढोंडो केशव भारवे। 1916 में होम रूल मूवमेंट भी पास हुआ था और पहला वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में बनाई गई थी, किसके द्वारा, धोंदो केशव खारवे के द्वारा। और होम रूल मूवमेंट कौन लेके आया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। और वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लखनऊ पैक्ट भी 1916 में ही हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। फाउंडेशन रखी गई थी साबरमती आश्रम की 1916 में आफ्टर गांधीज रिटर्न, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था 1917 में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे ही। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी इन ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो पहला सत्याग्रह जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा ही उनकी उसमें किया गया था अध्यक्षता में। पहला तो आपको ध्यान रखना है, ये मोंटेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन आया था 1917 में, ठीक है। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन और कलकत्ता कमीशन जो है, सैडलर यूनिवर्सिटी को हमने पढ़ा है, तो ये यूनिवर्सिटी का कमीशन या कलकत्ता कमीशन भी इसको बोलते हैं, ये भी 1917 में हुआ। तो 1917 में 3 चीज़ें हुई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में होता है। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको हम जानते हैं, ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट माना जाता है 1919 का। देखिए इससे पहले 1909 में आया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म और फिर ये आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइम पे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड से आपको ध्यान रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं इसको। रॉलत एक्ट भी 1919 में आया था इसी टाइम पीरियड पे। जलियांवाला बाग मैसेकर ये भी 1919 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट ये भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था, खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम मूवमेंट था इसको मर्ज करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में मिला लिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब तक चला, 1920 से 1922 के बीच में, और इस टाइम पे भी जो है वॉइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। फाउंडेशन रखी गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1920 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम आज के टाइम पे SBI बोलते हैं, ये 1921 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई जब वॉइसरॉय जो थे इंडिया के वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे।
फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग, जिनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है, 1921 से लेकर 1926 के बीच में। मालाबार रेबिलियन होता है, ऑल्सो नोन एज मोपला रेबिलियन, ट्राइबल रिवोल्ट है, ये भी ट्राइबल विद्रोह है, जिसमें जो ट्राइबल्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। पहला एथनिक रेबिलियन 1921 में हुआ था, इन्हीं के टाइम पीरियड में। अब ये ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये फाउंड करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921 में। तो इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है 1922 में, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। एंड विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेट, देखिए गांधी जी ने ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इस देखिए लागू कब किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस टाइम पे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अच्छा, लेकिन जब वापस लिया तब वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। तो ये ध्यान रखना है आपको। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था तो कुछ जो INC के मेंबर थे उन्होंने एक स्वराज पार्टी अलग से बना ली थी अपनी, गांधी जी से नाराज होके। तो वो बनाई किसने थी, मोतीलाल नेहरू ने और CR दास ने मिलकर बनाई थी स्वराज पार्टी 1922 में। अपॉइंटमेंट ऑफ ली कमीशन हुआ था इन 1923 ऑन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म के लिए, जिसे हम PSC बोलते हैं, ठीक है। रेलवे बजट जो आया था वो सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट। तो पहली बार जब रेलवे बजट को, जो नॉर्मल बजट आता है जनरल बजट, उससे सेपरेट किया गया, अलग किया गया, तो वो 1924 से किया गया था। काकोरी ट्रेन रोबरी जो है, जो लूट मचाई थी इंडियंस ने, वो 1925 में हुई थी। और फाउंडेशन जो है ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS की बात हो रही है। जो RSS हम आज जानते हैं जहाँ से BJP निकल के आई है, तो जो फाउंडेशन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, ये किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किसने फाउंड किया था, तो उनका नाम था KB हेडगेवर, जो कि 1925 में बनाया गया था, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2025 में इनकी 100 साल पूरे हो जाएंगे। फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन कानपुर, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसको फाउंड किया गया था। तो पहली कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में जब बनी थी तो ये कानपुर में बनी थी 1925 में। इस टाइम पे गवर्नर वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग ही थे। एनविलमेंट हुआ था प्रेस एक्ट का 1910 का और रौलत एक्ट का 1919 का। इनका एनविलमेंट का मतलब है इनको चेंज किया गया था, खत्म कर दिया गया था, एक तरीके से कुछ बदलाव लाए गए थे। तो ये कब हुआ था, ये इनके अंडर ही हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट वॉइस रॉय हमारे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के, इरविन से आपको पता होगा कि इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो वो किस मैटर में हुआ था वो देखेंगे। तो विजिट ऑफ साइमन कमीशन होता है इनके टाइम पीरियड पे 1928 में, ठीक है। एंड द बॉयकॉट ऑफ कमीशन बाय द इंडियंस, तो साइमन कमीशन जो आता है 1928 में, उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते हैं। तो इंडियंस क्या करते हैं, इसका बॉयकॉट करते हैं कि हमें इस कमीशन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो इस टाइम पे जो है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड इरविन होते हैं। अपॉइंटमेंट होता है ऑफ द हारकोट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन का। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में इसी टाइम पीरियड पे आती है। लाला लाजपत राय की जो लाठीचार्ज में डेथ होती है वो भी इसी टाइम पीरियड में होती है 1928 में। और जो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे नए सेपरेशन पाकिस्तान को लेकर, तो ये 1929 में दिया था, वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे ही आया था। लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का 1929 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज से रिजोल्यूशन जो पास किया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन है, ये भी इसी टाइम पीरियड पे आया था। मेरठ में जो कॉन्स्पिरेसी ये भी इसी टाइम पीरियड पे हुई थी, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। और बॉम्बिंग जो हुआ था, बॉम्ब फेंका था जो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, कहाँ पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कब फेंका था, ये डेट आती है एग्जाम में, 8 अप्रैल 1929 में। जो बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसने फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो ये लॉर्ड इरविन की, वॉइस रॉय की जब टाइम पीरियड था उसी टाइम पे हुआ था। और दीपावली डिक्लेरेशन जो है 31 अक्टूबर 1929 में, टू ग्रांट करने के लिए इंडियन डोमिनेंट स्टेटस टू ड्यू कोर्स, ये भी इसी टाइम पे हुआ था। अपॉइंटमेंट हुई थी हार्टॉक कमेटी की, जो हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, 1929 में हुआ था, टू सर्वे करने के लिए ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो हार्टॉक कमेटी जो थी वो एजुकेशन के लिए आई थी कि इंडिया में एजुकेशन का ग्रोथ क्या है, उसका सर्वे करने के लिए कमेटी पास की गई थी, बनाई गई थी 1929 में। लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जो कि सॉल्ट मार्च हम जिसे बोलते हैं, 1930 में। तो ये भी वॉइस रॉय जो थे इरविन, उनके टाइम पे हुआ था। और धरनासना सत्याग्रह जो थी ये 1930 में हुआ था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1930 में हुआ था, जिसको किसी भी INC मेंबर या मुस्लिम ने या गांधी जी ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया था।
और आईएनसी के कुछ मेंबर्स ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, इसके पार्टिसिपेशन किया था। 1930 में हुआ था ये पहला। ये भी आपको ध्यान रखना कि पहला राउंड टेबल कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था और थर्ड कहाँ हुआ था, कब हुआ था। अलाहाबाद एड्रेस बाय सर मोहम्मद इकबाल इन, इलाहाबाद को कौन एड्रेस करने लगे, कौन देखने लगे, सर मोहम्मद इकबाल 1930 से। चित्तागोंग की जो आर्मरी रेड हुई थी वो भी 1930 में हुई थी। तो इन सब के टाइम पीरियड पे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में साइन किया गया था और सस्पेंशन किया गया था किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो सस्पेंशन हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो किस पैक्ट के तहत हुआ था, तो वो गांधी इरविन पैक्ट के तहत हुआ था 1931 में। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह को जो एग्जीक्यूट किया गया था शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को, तो ये 1931 में किया गया था। किस लिए, जो इन्होंने बॉम्बिंग फेंकी थी कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी वजह से इनको पकड़ा गया था और इनको फांसी दी गई थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो वॉइस रॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड विलिंगडन। तो लॉर्ड विलिंगडन आए थे 1931 से 36 के बीच में। तो इनके टाइम पीरियड में सेकंड राउंड टेबल हुआ था 1900, देखिए फर्स्ट जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड जो हुआ था वो 1932 में। तो लाइन वाइज हुआ था तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इसको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था। अनाउंसमेंट हुआ था कम्युनल अवार्ड का बाय रामसे मैकडोनल्ड, ये 1932 में हुआ था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पूना पैक्ट जो साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर इन 1932, तो ये किस लिए हुआ था, ये रिजर्वेशन के ऊपर बात हुई थी कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की बात हुई थी। तो इस पैक्ट में गांधी जी ने साइन किया था किसके साथ मिलकर, अम्बेडकर के साथ। तो इसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कि 1932 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और इस टाइम पे जो वाइसराय थे वो लॉर्ड विलिंगडन थे। पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो हुआ था 1933 में, वो भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। लॉन्च ऑफ इंडियन सिविल डिसोबीडियंस जो हुआ था, क्या है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, तो इसका लॉन्च 1933 में हुआ था। ये इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था कि इंडिविजुअली लोग जो है सिविल डिसोबीडियंट, मतलब आज्ञा का अब ब्रिटिशर्स की बात को वो नहीं मानेंगे। फाउंडेशन हुआ था कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडेशन हुआ था, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये लॉर्ड विलिंगडन के अंडर टाइम पीरियड पे ही आया था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय पासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। इस टाइम पे जो इंडिया के वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड विलिंगटन थे। जो बर्मा सेपरेट हुआ था, यानी कि म्यांमार इंडिया से कब सेपरेट हुआ था, 1935 में हुआ था। तो ये भी उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट वॉइस रॉय आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये क्या बोलते हैं, जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, ये क्या करते हैं, इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या काम होते हैं वो देखना है हमें। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन होता है इंडिया में, प्रोविंशियल यानी हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, 1937 से स्टार्ट होता है। इंडियन एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939, डे ऑफ डिलीवरेंस रखा गया 1939 में। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया का फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया गया था, तो ये 1939 में बनाया गया था। लाहौर रिजोल्यूशन किसके कब आया था, ये 1934 में आया था। अगस्त ऑफर भी 1940 में, सॉरी 1940 में ये दोनों चीज़ें आई थी। क्रिप्स मिशन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी 1942 में आया था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीग, तो ये 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था। फॉर्मेशन ऑफ INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन 1942 में ही हुआ था। तो ये चार चीज़ें जो है 1942 में हुई थी। बंगाल में जो फेमाइन आया था वो 1943 में आया था, 1943 में। डिवाइड एंड क्विट, ये जो स्लोगन है ये कब दिया गया था, ये कराची सेशन में दिया गया था 1944 में ऑफ द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का जो कराची सेशन चल रहा था 1944 में, उसमें एक स्लोगन दिया गया था कि डिवाइड करो और क्विट करो, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करके और अपने अपने जगह में चले जाओ। ये किसने दिया था, कराची सेशन में मुस्लिम लीग का स्लोगन था। तो ये सारा हमने पढ़ा लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। अब पढ़ेंगे लॉर्ड वेवल के बारे में, जो कि 1944 से लेके 1947 के बीच का टाइम पीरियड है। CR फॉर्मूला आया था 1944 में। इस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो यही थे। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था इनके टाइम पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ था इनके टाइम पे। स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा टाइम पीरियड पे, और एंड हुआ था लॉर्ड वेवल के टाइम पे।
इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल कब स्टार्ट हुआ था? 1945, मतलब जो ट्रायल है वो लॉर्ड वेवल के टाइम पे हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी का, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था, ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, इनके टाइम पे हुआ था 1942 में। कैबिनेट मिशन आया था, डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं जिसको हम, 16 अगस्त 1946 में, ये लॉर्ड वेवल के टाइम पे ही पास हुआ था। और इंटीरियम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी 1946 में, ये तभी बनाई गई थी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी। ऑब्जर्वेंस हुआ था डायरेक्ट एसोसिएशन डे का 16 अगस्त 1948 बाय द मुस्लिम लीग, ये भी इसी टाइम पे हुआ था। इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेके, फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस हुए थे बाय द कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1946 में। पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है ये। अनाउंसमेंट हुआ था ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जब ब्रिटिश रूल के एंड का अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया में बाय क्लेमेंट एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड में। देखिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। 20 फरवरी 1940 में क्या हुआ था, इस डेट को याद रखना है कि ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में ये एंड हो रहा था। क्लीमेंट एटली कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। इन्होंने बोला कि अब ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया में ये ख़त्म हो रहा है। और इस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे? तो इंडिया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड वेवल। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे लास्ट बोल सकते हो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, और फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया के जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी उसके जो पहले वॉइस रॉय थे वो यही थे। तो लास्ट भी थे और फर्स्ट भी थे। जून 3 प्लान आया था, जिसको हम जून 3 जून को आया था इसलिए हम बोलते हैं 1947 में ये अनाउंस हुआ था। इसमें अनाउंस हुआ था कि अब जो है इंडिया को हम आज़ादी दे देंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 का ऑन 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, तो पहले 3 जून प्लान आया, उसके बाद जुलाई में जाके एक्ट पास हुआ। रेडक्लिफ कमीशन आया जो अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइरल रेडक्लिफ टू डिमार्केट करने के लिए। रेडक्लिफ ने क्या किया था, इन्होंने बाउंड्री लाइन बनाई थी किसकी? बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रोविंस, यानी कि हमारी वेस्ट की और ईस्ट की बाउंड्री बनाई थी इन्होंने, रेडक्लिफ ने, कि अब ये जो है इसके ईस्ट वाला हिस्सा पाकिस्तान होगा, यानी कि वो ईस्ट पाकिस्तान होगा, और बंगाल साइड का जो एरिया है ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था, ये वाला वेस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज ये बांग्लादेश है इधर वाला और ये हमारा इधर का पाकिस्तान है। क्लियर हो गया? तो ये सब लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि लास्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस तक मिलने से पहले लास्ट जो है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन इंडिपेंडेंस इंडिया के, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1947 से 48 का। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस आर एज फॉलोज। तो अब वॉइस रॉय को वापस से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया, और लास्ट वॉइस ऑफ माउंटबेटन जो है ये लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया रहे हैं, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी यही रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सी राजा गोपालचारी, 1948 से 50 के बीच में। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन। तो फाइनली जो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय की जो ये सीरीज चल रही थी 1950 में, ये एंड हो जाती है, और फिर हमारे यहाँ पे चलता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा राज्यसभा सब फिर धीरे धीरे बनते गए, फिर कंटिन्यूसली सब चलता गया, सेंसस हमारा चल रहा था, हर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये हमने आज पूरा टोटल पढ़ लिया, अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट हम देखेंगे या तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स पे बनाएंगे या कुछ आगे का हम अब इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना, ख़त्म। थैंक यू।